हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना 12th केमिस्ट्री का 5th चैप्टर स्टार्ट कर रखा हम लोगों ने पृष्ठ रसायन। ठीक है, उसके बारे में जो फर्स्ट हमने बोला था कि जो पृष्ठ रसायन के अंदर सरफेस के ऊपर जो होने वाली जो भी क्रियाएं होती है उनका क्या कर लिया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो हम लोगों ने इसके अंदर जो फर्स्ट हमारा जो प्रोसेस था अधिशोषण, उसके बारे में पढ़ा था। तो अधिशोषण में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए। लास्ट जो हम लोगों ने फ्रैंडलिक जो अधिशोषण समतापी था वो हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रैंडलिक अधिशोषण समतापी क्या होता है। फ्रैंडलिक अधिशोषण समतापी में हम लोगों ने एक ग्राफ खींचा था log x/m, जहाँ पे x/m क्या थी, अधिशोषण की मात्रा, और log p यानी दाब के बीच में। ठीक है, अभी वो तो किसके लिए था, जब गैस थे तो गैस पे दाब एप्लीकेबल होता है, दाब हम लोग लगाते हैं तब वो लिक्विड में बदलती है, तब उसके लिए हम लोगों ने क्या लिया, log p ले लिया। अगर हम बात कर रहे हैं विलयन प्रावस्था में अधिशोषण के लिए, ठीक है, विलयन प्रावस्था में अधिशोषण के लिए, तो विलयन प्रावस्था में अधिशोषण के लिए क्या करेंगे कि हम लोग एक नए टाइप से रिएक्शन को करेंगे, वही फ्रैंडलिक अधिशोषण समतापी है। विलयन प्रावस्था में भी अधिशोषण होता है। उसके लिए देखो, मैंने आपको तो पहले बताया था कि जो आपका शर्करा का विलयन होता है उसमें से रंगीन अशुद्धियों को दूर करने के लिए चारकोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो चारकोल होता है वो क्या करता है, जो शर्करा का जो आपका विलयन होता है उससे रंगीन अशुद्धियां जो भी है वो चारकोल अपनी सतह पे क्या कर लेता है, अशुद्धियों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस विलयन के अंदर ये मान लो आपका है, इसमें जो विलयन है ये क्या आपका शुगर सोल्यूशन है। ठीक है, इस शुगर सोल्यूशन में रंगीन अशुद्धियां हैं। रंगीन क्या है, अशुद्धियां हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे चारकोल डाला तो ये जो चारकोल है ये चारकोल अपनी सतह पे रंगीन अशुद्धियों को क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, ये अधिशोषित कर लेता है तो विलयन कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। पहले रंगीन था और फिर बाद में क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या किसमें अधिशोषण हुआ है, अधिशोषण किसमें हुआ है, विलयन प्रावस्था में। तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग आ जाएगा वो क्या आता है कि विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। तो विलयन प्रावस्था में अधिशोषण में ये एग्जाम्पल है कि इसके अंदर क्या होता है, विलयन प्रावस्था में अधिशोषण के लिए सिर्फ जो आपका जो ठोस पदार्थ होता है, जो अधिशोषक होता है, वो विलयन में से कुछ विशिष्ट पदार्थों का ही क्या करते हैं, अधिशोषण करते हैं, सभी का नहीं करते। अब जैसे इस विलयन में रंगीन अशुद्धियां भी थी और इसमें शुगर भी है, लेकिन चारकोल ने सिर्फ और सिर्फ किसका अधिशोषण किया है, जो रंगीन अशुद्धियां है उसका किया है। उसने जो शर्करा विलयन है उसमें शर्करा को अधिशोषित नहीं किया। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, विशिष्ट प्रकार का क्या होता है, अधिशोषण होता है, जिसमें सिर्फ विशिष्ट प्रकार के अणुओं को ही क्या किया जाता है, अधिशोषित किया जाता है। ठीक है, अब विलयन प्रावस्था के लिए जो फ्रैंडलिक अधिशोषण समतापी है उसमें क्या बताया कि फ्रैंडलिक के अनुसार क्या होता है कि जो हमारा x/m है वो समानुपाती किसके था, वहां पर किसके था, p। अब p का क्या था, हम लोगों ने बताया था 1/n, जहाँ पे आपका जो 1 की वैल्यू है वो 0 से लेके कहाँ तक वैरी करती है, आपकी 1 तक। ठीक है, यही हमने बताया था। तो हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, 0, 1/n और 1। 0 कब आ रहा था, जब बहुत हाई प्रेशर था, और 1 कब आ रहा था, जब बहुत लो प्रेशर था, और 1/n कब आ रहा था, जब मध्यम दाब था। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि क्या ले रहे, गैस तो ले नहीं रहे, यहाँ पे कौन सी प्रावस्था ले रहे हैं हम लोग, विलयन। तो गैस नहीं है तो इसका मतलब प्रेशर तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो विलयन के लिए जो फ्रैंडलिक अधिशोषण जो वाली समीकरण है वो क्या बन जाती है कि यहाँ पे दाब की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं, सांद्रता, कि जो हमारे जो अणु हैं उनकी क्या ले लेते हैं हम लोग, सांद्रता। भाई विलयन है तो हम लोग क्या लेंगे, सांद्रता। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, C⁴ के। ओके, इज दैट क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x/m बराबर के C⁴ टेकिंग बोथ साइड लोग
दोनों तरफ हम लोग क्या लेते हैं, लोग लेते हैं, या फिर आप लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो लोग लोगे तो क्या होगा, लोग x बाय एम बराबर लोग के प्लस, अब देखो मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि जब आप किसी भी पावर में ऐसे लोग लेते हो तो जो पावर में जो वैल्यू होती है वो क्या आ जाती है आगे, तो क्या आ जाएगा 1/n log c, ठीक है, 1/n log c। तो ये जो आपकी समीकरण है, ये समीकरण किसके लिए हो जाएगी, ये समीकरण हो जाएगी आपकी विलियन प्रावस्था में अधिशोषण के लिए। तो विलियन प्रावस्था में अधिशोषण समतापी जो समीकरण है वो ये है। ओके, अब यहाँ पे वैसे ही आप लोग ग्राफ खींचते हो अगर, तो इसको कंपेयर करते हो तो y ये हो जाएगा, है ना। अब इसमें ग्राफ किस किस के बीच में आएगा, log x बाय m, log x बाय m, और किसके बीच में log c, वहां पे कल log p था तो यहाँ पे log c। तो जो x एक्सिस पे लेते हैं ये x एक्सिस वाले हो गए, यानी ये m, तो साथ में क्या हो गया c, तो y बराबर mx प्लस c से इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये जो c वैल्यू है ये आपकी log के हो जाएगी, प्लस में स्लोप है तो ग्राफ ऐसा आएगा, और इंटरसेप्ट छोड़ देंगे थोड़ा सा, ये आपका log के और ये आपका स्लोप 1/n, ग्राफ कल जैसा ही आएगा। सो बनाने की जरूरत नहीं भी है, और आप बनाना चाहो तो बना लेना, ठीक है। तो ये विलियन प्रावस्था के लिए क्या आ गया आपका अधिशोषण। आपको गैस वाला ही ज्यादा पूछा जाता है, उसको अच्छे से याद कर लेना। 3 टेम्परेचर पे होते हैं, 0 पे, इस पे। ये उच्च दाब पे हम लोग करते हैं, ये निम्न दाब पर करते हैं, और ये मध्यम दाब पे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ अधिशोषण समतापी वाला। उसके बाद में हमारे आते हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग, यानी कि जो अधिशोषण जो फिनोमिना है, अधिशोषण जो प्रक्रिया है वो कहाँ कहाँ पर यूज आती है। हम लोग जो है डेली लाइफ के अंदर या फिर जो हमारा प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, इनमें हम लोग कहाँ अधिशोषण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ द एडजॉर्प्शन, या क्या बोल सकते हैं हम अधिशोषण के अनुप्रयोग, कि अधिशोषण के अनुप्रयोग क्या क्या है। ये समझ आया ना कि यहाँ पे हमने विलियन था इसलिए हमने प्रेशर के बजाय क्या ले लिया, सांद्रता ले ली, क्योंकि विलियन प्रावस्था में प्रेशर कोई काम नहीं करेगा, तो विलियन प्रावस्था में प्रेशर की बजाय हम लोगों ने क्या ले ली, उसकी सांद्रताएं, अणुओं की सांद्रता। ओके, अब देखते हैं कि अधिशोषण के अनुप्रयोग। ठीक है, तो पहला हम लोग अनुप्रयोग देखते हैं। तो पहला होता है आपका गैस मास्क बनाने में। पहला क्या होता है आपका गैस मास्क बनाने में। देखो, गैस मास्क बनाने में चारकोल का यूज लिया जाता है। गैस मास्क बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, चारकोल का उपयोग किया जाता है। वो जो चारकोल होता है, वो चारकोल क्या काम करता है, जो भी आपकी जैसे मास्क बनता है, अभी फिलहाल कोरोना का टाइम है तो मास्क तो ऑलरेडी सबको पता भी होगा कि किस टाइप से यूज में लेते हैं। तो मास्क जो हम लोग लगाते हैं उसके अंदर जो आपके जैसे कोयले की खान में जो काम करते हैं वहां पे क्योंकि जो कोयला होता है उसमें कार्बन होता है, तो कार्बन का जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है उस टाइम पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो आपकी गैस निकलती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो वहां पे जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको बहुत सारी जहरीली गैसों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। इसलिए मोस्टली कोयले की खान में जो है इन गैस मास्क का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें क्या होता है, इनके जो मास्क होता है उनके ऊपर एक ऐसे चारकोल की जो होती है वो क्या लगा देते हैं, परत लगा देते हैं। तो वो चारकोल क्या काम करता है, जितनी भी एनवायरमेंट के अंदर जो जहरीली गैसें होती है उनको क्या कर लेता है, अपनी सतह पे क्या कर लेता है, अधिशोषित। तो जो अंदर है जो मतलब उसके अंदर नहीं जा पाएंगी वो गैसेस, वो सारी क्या रह जाएंगी, उस की सतह पे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो इन गैस मास्क बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, चारकोल का। और वो चारकोल क्या काम करता है, जितनी भी जहरीली गैसें होती है उनको अपनी सतह पे क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, और एक जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोयले की खान में काम करने वाले
व्यक्तियों के गैस मास्क में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? चारकोल का। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है हमारा रंगीन अशुद्धियों को दूर करने में। ठीक है, इसका हो गया गैस मास्क बनाने में किसका उपयोग करते हैं हम लोग? चारकोल का। दूसरा आपका रंगीन अशुद्धियों को दूर करने में, अभी मैंने बताया था रंगीन अशुद्धियों को दूर करने में भी किसका काम किया जाता है? चारकोल का उपयोग किया जाता है शर्करा के विलयन में रंगीन अशुद्धियों को दूर। अब कपड़ों की रंगाई में, कपड़ों की रंगाई में किया जाता है फिटकरी का। ठीक है, फिटकरी क्या करती है? फिटकरी का उपयोग किया जाता है कपड़ों की रंगाई में। ये क्या करती है? जो आपके रेशे होते हैं उन पर रंग को क्या कर देती है? अधिशोषित कर देती है। ठीक है, तो और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा विषमांगी उत्प्रेरण में, अब ये विषमांगी उत्प्रेरण प्रक्रिया क्या होती है? देखो, विषमांगी उत्प्रेरण के अंदर जो आपका क्या होता है? एल्कीन जो होता है वो किसके अंदर चेंज होता है? एल्केन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है? प्लैटिनम और H2 ऐसे लेते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो एल्कीन होती है वो आपकी क्या होता है? इसका हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और क्या होती है? एल्केन में चेंज जाती है। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है? जो धातु की सतह पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ये कौन सी प्रक्रिया द्वारा ये एल्केन में बदलता है? ये आपकी बदलता है अधिशोषण प्रक्रिया के थ्रू। ठीक है, तो अधिशोषण प्रक्रिया के थ्रू जो एल्कीन होती है वो किस में बदल जाती है? एल्केन के अंदर। तो इसमें भी हमारा क्या होता है? ये यूज में लिया जाता है। फिर हम लोग बोलते हैं कि नमी हटाने में किसका उपयोग किया जाता है? नमी हटाने में भी यहाँ पे हम लोग किसका बोल सकते हैं? सिलिका जेल। बताया भी था कि जब हम लोग सिलिका जेल जो होता है अगर उसको रूम के अंदर रख देते हैं तो सिलिका जेल जितना भी मॉइस्चर होता है रूम से वो अपने सतह पे डाल देती है। तो ये नमी हटाने में। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो होता है जो आपका टेस्ट जो करते हैं ना हम लोग, जैसे सॉल्ट ये वही हो गया, लवण सॉल्ट एक ही बात है। तो इनके टेस्ट में जैसे कि मान लो आपके परीक्षण आप लोग करते हो ग्रुप टेस्ट, ये आप लोग इस साल करेंगे हम लोग, तो उनमें भी क्या होता है? अधिशोषण प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें नेक्स्ट तो क्रोमेटोग्राफी और आयन विनिमय विधि, इन सब में भी क्या होता है? अधिशोषण का प्रयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी विधि आप 11th में पढ़ भी चुके हो वैसे भी। तो क्रोमेटोग्राफी विधि में भी क्या होता है? अधिशोषण प्रक्रिया क्या करती है? काम करती है। ठीक है, तो इतने सारे इसके क्या हो गए? एप्लीकेशन हो गए। इसमें आप लोग मोस्टली याद कर लेना कि गैस मास्क बनाने में, रंगीन अशुद्धियां दूर करने में और कपड़ों की रंगाई में और नमी हटाने में, ये वाले 4-5 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। इनको एक बार पूछा गया है। ठीक है, कि इनका क्या क्या उपयोग होता है। तो अधिशोषण जो टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इसका पूरा प्रोसेस पढ़ लिया कि अधिशोषण प्रक्रिया क्या होती है। अधिशोषण अवशोषण में अंतर पढ़ लिया। अधिशोषण 2 प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में वैन वाल बल होते हैं, वीक फोर्स होता है, तो वीक जो आपका क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। रासायनिक अधिशोषण में केमिकल बॉन्ड बनता है तो स्ट्रॉन्ग होता है। भौतिक अधिशोषण में मल्टी लेयर तक बन सकते हैं और जबकि रासायनिक में एक ही लेयर क्या होती है? बनती है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि अधिशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो अधिशोषक की प्रकृति भी करती है और सक्रियण जो ऊर्जा पृष्ठीय क्षेत्रफल कर सकता है कि जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना अधिशोषण तीव्र होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि दाब किस प्रकार से प्रभावित करता है। ताप, तो ताप का दोनों पर अलग अलग था कि अगर भौतिक अधिशोषण है तो ताप बढ़ाने के साथ ऐसा ग्राफ आया था और रासायनिक अधिशोषण था तो पहले क्या होता है? बढ़ता है और लास्ट में क्या हो जाता है? घटता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें दाब के प्रभाव में फ्रेंडलिक जो आपका अधिशोषण, ये इसमें ये चीज इम्पोर्टेंट है फ्रेंडलिक वाली। तो उसने 3 कंडीशन ली थी, निम्न दाब, उच्च दाब और मध्यम दाब पर, और एक समीकरण दी और एक ग्राफ खींचा था। विलयन प्रावस्था में भी वही चीज अप्लीकेबल कर सकती है कि विलयन प्रावस्था में अधिशोषण विशिष्ट होता है
वो विलयन में उपस्थित सभी कणों को अपनी सतह पे अधिशोषित नहीं करता, सिर्फ कुछ कुछ जो विशिष्ट जो है वह अशुद्धियां उनको ही क्या करता है, अपनी सतह पे अधिशोषित करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वो भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने अधिशोषण के अनुप्रयोग किए हैं। गैस मास्क बनाने में किसका काम किया जाता है, चारकोल का उपयोग किया जाता है। रंगीन कपड़ों को रंगाई में फटकरी का, रंगीन अशुद्धियों को दूर करने में चारकोल का, और अगर हम बात करें नमी हटाने के लिए तो सिलिका जेल का। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में भी अधिशोषण प्रक्रिया काम में लिया जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो विषवांगी उत्प्रेरण के अंदर, लवणों के टेस्ट के अंदर और क्रोमेटोग्राफी के अंदर बहुत सारे ऐसे उपयोग है जो अधिशोषण में जहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो अधिशोषण जो टॉपिक हो गया वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आएगा उत्प्रेरण, ठीक है। उत्प्रेरण अधिशोषण वाला टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, उत्प्रेरण। ठीक है, उत्प्रेरण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा 11th क्लास में भी कि इसके अंदर देखो कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के बारे में सबने सुना है कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट क्या होता है या उत्प्रेरक क्या होता है, ऐसा जो पदार्थ होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन की रेट को या तो इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज भी कर सकता है, यही बात नहीं कि वो इंक्रीज ही करता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसा जो कोई भी सब्सटेंस विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, आइदर इट इज इंक्रीज और आइदर डिक्रीज, या तो वो इंक्रीज कर सकता है या फिर वो डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या डेफिनेशन बोलते हैं उत्प्रेरक की, वे रासायनिक पदार्थ जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले पदार्थ क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं आपके। अब उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वो अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या फिर वो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है बढ़ाने की और घटाने की, ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, उत्प्रेरण। ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, उत्प्रेरण। ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जब भी मान लो हमें कोई रिएक्शन को फास्ट करना होता है तब हम लोग काम में लेते हैं, या फिर कोई रिएक्शन को हमें स्लो करना होता है तब भी हम लोग क्या करते हैं, इस उत्प्रेरक को क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो इस टाइप से उत्प्रेरक क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो हम लोग का क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो उत्प्रेरक का काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करना है। ये ना तो रिएक्शन में भाग लेते हैं, ना इनकी कोई अभिक्रिया ना इनकी कोई स्ट्रक्चर में चेंज आता है। ये जैसे अभिक्रिया में हम लोग इनको अप्लाई करते हैं, लास्ट में वैसे के वैसे हमें क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक रिएक्शन बताते हैं कि पोटेशियम जो क्लोरेट है, ठीक है, इस पोटेशियम क्लोरेट को आप नॉर्मली टेम्परेचर पे जब आप हीट करते हो तो आपको जो मिलता है वो मिलता है 2KCl + 3O2। ये आपको मिला नॉर्मली 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये रिएक्शन क्या हुई है, कंप्लीट हुई है, ठीक है। 600 डिग्री टेम्परेचर पे ये रिएक्शन क्या हुई है, आपकी कंप्लीट हुई है। लेकिन अगर आप इसी पोटेशियम क्लोरेट को MnO2 के प्रेजेंस में क्या कराते हैं, कंप्लीट कराते हैं। MnO2 के प्रेजेंस में आप रिएक्शन को क्या कराते हो, संपन्न कराते हो। तो ये रिएक्शन आपकी 300 के लगभग, जो 300 समथिंग 350 के लगभग क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और क्या बना लेती है, 2KCl + 3O2, ठीक है। तो यानी हुआ क्या कि यहाँ पे जो MnO2 है वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पे उत्प्रेरक का। तो ये उत्प्रेरक क्या कर रहा है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। क्योंकि देखो पहले ये रिएक्शन इतने टेम्परेचर पे हो रही थी, अब लो टेम्परेचर पे भी रिएक्शन क्या हो गई है, संपन्न हो गई है। इसका मतलब ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे MnO2 का काम सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना है। ये ना तो अभिक्रिया में कहीं भाग लिया इसने, जैसा हमने MnO2 को अप्लाई किया वैसा का वैसा हमें लास्ट में मिल जाएगा। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, इनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता और ना ही ये अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। जैसे अभिक्रिया के अंदर प्रविष्ट करवाए जाते हैं वैसे के वैसे क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, उत्प्रेरण,
ठीक है, तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, उत्प्रेरण। समझ आ गया कि यहाँ पर MnO2 किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का, जो कि अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ओके, इतना समझ आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्प्रेरक के प्रकार देखते हैं कि कौन कौन से उत्प्रेरक होते हैं जो पाए जाते हैं। तो उत्प्रेरक के मोस्टली 4 टाइप होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के प्रकार। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट हमारा होता है धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, वैसे 4 प्रकार के होते हैं, डिटेल से हम लोग चारों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं टोटल, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः उत्प्रेरक और एक उत्प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, तो ये ऐसे करके 4 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्टली हम लोग पढ़ते हैं धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में। धनात्मक उत्प्रेरक नाम से भी पता चल रहा है आपको, धनात्मक मतलब क्या करेगा, ये वृद्धि करेगा। ठीक है, तो ऐसे उत्प्रेरक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त करने के बाद रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। और ये जो प्रक्रिया हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, धनात्मक उत्प्रेरण। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, धनात्मक उत्प्रेरण। तो ऐसे उत्प्रेरक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके धनात्मक उत्प्रेरक। अब होता क्या है कि ये धनात्मक उत्प्रेरक मतलब किस प्रकार से क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, जो भी रिएक्शन हो रही होती है आपकी, इस रिएक्शन के लिए हम लोग अगर ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसे खींचते हैं, यहाँ पे इधर पोटेंशियल एनर्जी होती है और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, या हम लोग बोलते हैं रिएक्शन की प्रगति भी बोल सकते हैं। तो कैसा होता है, इस प्रकार से ग्राफ होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, रिएक्टेंट्स। ठीक है, और ये हमारे क्या बने, प्रोडक्ट। और ये जो हमारी होती है यहाँ पे, ये हमारी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, या बोल सकते हैं हम लोग सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये वैसे मैंने केमिकल काइनेटिक्स में भी आपको अच्छे से पढ़ाया था कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज कब होगा, जब वो इतनी ऊर्जा को पार कर लेगा, यही काम करेगा। तो यहाँ पे ये वाले जो उत्प्रेरक होते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, ये अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाते हैं कि ये वाले जो गैप होता है ना इनका सक्रियण ऊर्जा का, इनको क्या कर देते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। यानी कि धनात्मक उत्प्रेरक काम क्या करते हैं, जो भी आपका जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और सक्रियण ऊर्जा को घटा देंगे तो मान लो यहाँ पे उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा आपका, ऐसे आ गया। तो अभी ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई आपकी, सेकंड, और ये मान लो हमारी फर्स्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट कब है, जब क्या नहीं है, उत्प्रेरक नहीं है, तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। ठीक है, और ये एक्टिवेशन सेकंड कब है, उत्प्रेरक जब आ गया, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हुआ कि जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी उसका लेवल क्या आ गया है, कम आ गया। तो जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम आ गई तो अभी रिएक्टेंट फटाफट क्या होंगे, प्रोडक्ट में क्या हो जाएंगे, चेंज। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो करते क्या है, स्पेशली आपको चीज क्या ध्यान में रखनी है, बात ये ध्यान में रखनी है कि धनात्मक उत्प्रेरक जो होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा के मान को जैसे घटा देंगे तो जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में इजीली क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, अगर हम बात करें तो जो H2O2 होता है हमारा, तो H2O2 का जो विघटन हम लोग कराते हैं, H2O2 का विघटन, तो H2O2 के विघटन के अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो H2O2 जो होता है आपका वो किस में टूटेगा, H2O में और O2 के अंदर टूटेगा। अब यहाँ पे देखना 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 2H2 2 4 2 4, ठीक है, 2H2 प्लस O2।
अब नॉर्मली जब ये रिएक्शन हो रही है उस टाइम जो इसकी सक्रियण जो ऊर्जा है, उस टाइम जो इसकी सक्रियण ऊर्जा है वो आपकी है 76 किलो जूल पर मोल। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने क्या डाल दिया, उत्प्रेरक डाल दिया, यहाँ पे प्लैटिनम क्या डाल दिया आपने, उत्प्रेरक। तो प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 2H2O2, इसी को आपने किसकी उपस्थिति में डाल दिया, प्लैटिनम। तो इसकी जो सक्रियण ऊर्जा है, इसको हम सक्रियण ऊर्जा को ऐसे लिख सकते हैं, वो हो जाती है 57 किलो जूल पर मोल। यानी कि सक्रियण ऊर्जा के मान को इसने क्या कर दिया, घटा दिया, किसने, प्लैटिनम उत्प्रेरक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो वैल्यू, मान लो हम इसी के लिए, इस रिएक्शन के लिए ग्राफ की बात करें, तो ये जो हमारा जो पहले जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी आ रही थी और ये हमारी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बाद में है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो फर्स्ट आपकी है वो 76 है और सेकंड जो आपकी 57 है, 76 किलो जूल पर मोल है और ये 57 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो हुआ क्या कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या कर रहे हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं, सक्रियण ऊर्जा को कम करके। सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो वैसे वैसे रिएक्शन क्या होंगे, ज्यादा। देखो जैसे कि मान लो ये आपको एक इतने बड़े जैसे सपोज ये हाई जंप करते हैं ना हम लोग गेम खेलते तब, ये ऐसे इतने बड़ी, एक तो ऐसे आपको दीवार दी है और एक इतनी बड़ी दीवार दी है, आपको पार करके जाना है। ठीक है, एक तो आपको इसको पार करके जाना है, एक आपको इसको पार करके जाना है। कौन से में से बच्चे आपने 10 ही उधर रख रखे, 10 इधर रख रखे, तो कौन से वाले में जल्दी पहुंचेंगे, इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे है, लेवल क्या है, कम है। तो ऐसे ही क्रियाकारकों में होगा कि क्रियाकार कौन से एनर्जी लेवल को जल्दी पार करेंगे, जिसकी एनर्जी कम होगी तो उनमें क्या होंगे, प्रोडक्ट जल्दी बन जाएंगे, तो अभिक्रिया भी क्या होगी, फास्ट हो गई। ठीक है, तो ऐसा ही होता है कि सक्रियण ऊर्जा के वेग को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। ठीक है, तो एक प्रकार हो गया हमारा कौन सा, धनात्मक उत्प्रेरक। बाकी बचते हैं 3 प्रकार, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना आप अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रिपरेशन कीजिए।